हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेस्टर कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि अपन ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है और उसके अंदर अपन ने पिछली वीडियो में कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में पढ़ा है। सर इसको एक बार रिवाइज करा दीजिए। हाँ जी बच्चों, जरूर। पहले आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। सर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि एक कंपनी में जितना भी पैसा लगा हुआ है उसके अंदर डेट का कितना पार्ट है और इक्विटी का पार्ट है। मतलब सर कि कितना पैसा डेट से मतलब आउटसाइडर्स ऑफ द कंपनी से लिया हुआ है, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, बैंक्स हो गए। और सर इक्विटी मतलब जो इनसाइडर्स है कंपनी के, मतलब सर इक्विटी होल्डर्स हो गए, उनसे कितना पैसा लिया हुआ है। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। सर कैपिटल स्ट्रक्चर कितना होना चाहिए, मतलब डेट का कितना पार्ट होना चाहिए और कितना इक्विटी का। बच्चों आप किसी भी कंपनी में ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना डेट होना चाहिए और कितना इक्विटी होना चाहिए। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि हर कंपनी का काम अलग अलग होता है और वो अलग अलग स्केल पे काम करती है, जिसकी वजह से हर कंपनी का जो कैपिटल रेशो है वो डिफर कर सकता है। तो सर मतलब इसमें तो कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। हर कैपिटल स्ट्रक्चर जितनी भी कंपनी है उनका एक ऑब्जेक्टिव या एक सिमिलैरिटी है। वो क्या है सर? सिमिलैरिटी या ऑब्जेक्टिव कैपिटल स्ट्रक्चर का ये है कि जो भी उनके इक्विटी होल्डर्स है या इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ या उनका अर्निंग पर शेयर बढ़े। इनका ये ऑब्जेक्टिव होता है हर एक कैपिटल स्ट्रक्चर का, जितनी भी कंपनीज है। ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। आगे क्या पढ़ा था अपन ने? आगे पढ़ा था अपन ने फाइनेंशियल लीवरेज। सर फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? फाइनेंशियल लीवरेज मतलब जितनी भी कंपनी में जितनी भी कैपिटल है, मतलब डेट प्लस इक्विटी, जो आउटसाइडर से ली है और कंपनी के इनसाइडर से ली हुई है। ठीक है सर, मान लो 10 लाख रुपए ली हुई अपने, टोटल है आउटसाइडर से भी और इनसाइडर से भी। और 10 लाख के अंदर कितना पार्ट डेट का है, मतलब अगर समझाता हूँ रुको। जैसे अपन ने 10 लाख लिए हुए हैं उसमें से 2 लाख अपन ने डेट के लिए हुए है, तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या हुई? 2/10। सर फाइनेंशियल लीवरेज से क्या पता चलता है? फाइनेंशियल लीवरेज अपन को हेल्प करती है किस चीज में सर? कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करने में। सर ऐसा क्यों करती है कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करने में? ऐसा इसलिए है क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज हमें बताता है कि कितना कंपनी में डेट है ओवरऑल कैपिटल के हिसाब से, जिसकी वजह से अपने को पता चलता है कि अपना कितना प्रॉफिट है और कितना अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या वाकई जो अपन इंटरेस्ट दे रहे हैं वो ज्यादा है या कम है जो अपन कमा रहे हैं? सर समझ नहीं आया क्या कह रहे हो आप? कुछ समझा देते हैं बच्चों। जैसे मान लो अपा इंटरेस्ट रेट है जो वो है, इंटरेस्ट रेट मान लो 5% है और अपा कमा रहे हैं 3%। तो ये अपने लिए मतलब खराब है क्योंकि अपन दे रहे हैं 5% और कमा रहे हैं 3%। तो इसके लिए अपने को कम डेट लेना चाहिए, ये अपने को फाइनेंशियल लीवरेज बताएगा। ठीक है सर, अगर मान लो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं 5% और कमा रहे हैं 8%, इसमें क्या करें सर? इसमें फिर अपन डेट की क्वांटिटी बढ़ा देंगे क्योंकि अपना इसमें प्रॉफिट हो रहा है सर। ठीक है सर, ये सब बात भी समझ आ गई। तो सर अब आगे चलते हैं। चलो भी आगे टॉपिक पे चलते हैं। सर अगला टॉपिक क्या पढ़ाने वाले हो? अगला टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब अपन देखते हैं कितना डेट और कितना इक्विटी होना चाहिए, उसको कैसे डिसाइड करना है या उसको कौन कौन से फैक्टर्स है जो उनको ये। जैसे मान लो एक अपन ने डेट ले लिया 5 लाख का और इक्विटी ले ली 3 लाख की, तो ऐसे कौन कौन से बंदे हैं या ऐसी कौन कौन सी फैक्टर्स है जो इफेक्ट करेंगे कि 5 लाख की जगह 6 लाख ले लो या 5 लाख की जगह 4 लाख ले लो। ऐसे इसमें 3 लाख की जगह या तो 2 लाख ले लो या 5 लाख ले लो। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है या कौन कौन सी ऐसी कह सकते हो परिस्थितियां है या कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स है जो पर डिटरमाइन करेंगे कि इतना होना चाहिए या इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, समझाओ। पहला है कैश फ्लो पोजीशन। सर सीधा आप इसमें से पढ़ा दोगे, समझाओगे नहीं क्या? बिल्कुल समझाएंगे। तो चलो समझते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैश फ्लो पोजीशन अपनों को कैसे डिसाइड करती है कि क्या होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो ये है, रुको, कैश फ्लो पोजीशन ये कैसे इफेक्ट करती है? क्या चीज सर? कि एक कंपनी में इतना डेट होना चाहिए, कम होना चाहिए या लेस होना चाहिए, इतनी इक्विटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। ये कैसे कैश फ्लो पोजीशन एक कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है। ठीक है सर, समझते हैं। जैसे मान लो इसको मिटा देते, तो समझता होगा आपका क्या पढ़ने वाले हैं? कैश फ्लो पोजीशन पढ़ने वाले हैं आपका। मान लो अपने कैश अपने पास आना है आज 10 लाख का।
ठीक है सर, मतलब कैश इनफ्लो है ये, कि अपने को कितना पैसा आने वाला है 10 लाख का। ठीक है सर, 10 लाख का पैसा आएगा, और कंपनी में ऐसा हमेशा रहता है कि कुछ ना कुछ पैसा आएगा, नियर अबाउट 10 से 11 लाख हर रोज आते हैं। मतलब कंपनी के पास अच्छी सेल और अच्छा कैश इनफ्लो है। मतलब कंपनी के पास अच्छा कैश इनफ्लो है तो जो इंटरेस्ट रेट जो उनको डेट के ऊपर देना होता है वो आसानी से पे कर पाएंगी, जिसकी वजह से ये लगता है कि अपन डेट ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि अपने पास अच्छा कैश इनफ्लो है। लेकिन अगर उसी तरह अगर अपने पास कैश इनफ्लो अच्छा नहीं है या अपने पास कैश इनफ्लो कम है तो अपने को इक्विटी पे जाना चाहिए, क्योंकि देखो कैश फ्लो ज़्यादा हो गया तो डेट अपन ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि अपने पास अपन कैपेबल है कैश फ्लो से इंटरेस्ट की पेमेंट कर सके। लेकिन अगर ऐसे अगर कैश फ्लो की पोजीशन कम है तो अपने को डेट भी कम लेना चाहिए। क्यों? इंटरेस्ट तो एक फिक्स्ड अमाउंट है जो अपने को देनी ही पड़ेगी, चाहे अपने पास प्रॉफिट हो या ना हो, कम हो ज़्यादा हो, इससे अपना जो इंटरेस्ट है डेट का वो असर नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से क्या ये रिलेशन बना। 2 मिनट। कैश फ्लो अच्छा है तो डेट ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और इक्विटी में कम पैसे लो। अगर कैश अपना कम है तो डेट भी कम लो और इक्विटी ज़्यादा लो। ठीक है सर, ये समझ आ गया। मतलब अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो डेट लो, अगर खराब है तो इक्विटी लो। ठीक है सर, पढ़ते हैं इसको। द डिसीजन रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू जनरेट इनफ कैश फ्लो। तो सर कैश फ्लो पोजीशन क्या होता है? द डिसीजन रिलेटिंग टू composition of capital structure also depends upon the ability of business to generate enough cash flow. The company is under legal obligation to pay a fixed rate of interest. क्या समझाया था? अगर अपने पास कैश फ्लो अच्छा है तो डेट अपन ले सकते हैं, अगर कम है तो डेट भी अपने को कम लेना पड़ेगा, क्योंकि डेट का जो इंटरेस्ट है वो एक लीगल ऑब्लिगेशन है, वो अपने को देना ही पड़ेगा। अगर अपन नहीं देंगे तो कंपनी जाके अपने को कोर्ट में सू कर सकती है। ठीक है, पढ़ते आगे। एंड इंटरेस्ट अमाउंट फॉर लोन, समटाइम्स कंपनी मेक सफिशिएंट प्रॉफिट बट इट इज नॉट एबल टू जनरेट कैश इनफ्लो फॉर मेकिंग पेमेंट। सर प्रॉफिट तो अच्छा हुआ लेकिन कैश इनफ्लो अच्छा क्यों नहीं हुआ? सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मान लो अपन एक सेल करी, अच्छी इसलिए सेल करी और अच्छा उसमें प्रॉफिट है, लेकिन वो अपन ने क्रेडिट पे कर दिया, और जिसका क्रेडिट पीरियड है 1 महीने, मान लो 1 साल है, 1 ईयर है, तो अपने पास प्रॉफिट तो अच्छा हो गया, बात मान ली, लेकिन जो अपने पास कैश इनफ्लो है वो तो नहीं आया, जिसकी वजह से अपने को डेट कम लेना चाहिए। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। अब आगे पढ़ाओ। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मस्ट मैच विद द ऑब्लिगेशंस ऑफ मेकिंग पेमेंट, बिकॉज इफ कंपनी फेल्स टू मेक फिक्स्ड पेमेंट इट मे फेस इंसॉल्वेंसी। मतलब जो क्रेडिटर्स है वो कोर्ट में जाके अपने को इश्यू कर सकते हैं। Before including the debt in capital structure, company must analyze properly the liquidity of its working capital. Working capital मतलब करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। मतलब जो अपने पास करंट एसेट्स है उसको अपन या तो जल्दी से बेच सकते हैं या उसमें से अच्छा अपन पैसा निकाल सकते हैं, या अपना कैश इनफ्लो है, ये सब कुछ अपने को देखना पड़ता है डेट लेने से पहले या कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने से पहले कि कितना डेट और कितना इक्विटी ले। A company employs more of debt securities in its capital structure if company is sure of generating enough cash flow. Whereas if there is shortage of cash, then it must employ more of equity in its capital structure, as there is no liability of company to pay its equity shareholders. ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सर कैश फ्लो पोजीशन समझ आ गया, क्या होता है? अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो समझाओ कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है। जैसे बच्चों आप पढ़ पा रहे हो इंटरेस्ट कवरेज रेशो के नाम से कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है कि जो इंटरेस्ट को कवर कर सके ऐसी रेशो हो। अब इंटरेस्ट को किस चीज से कवर कराना है? इंटरेस्ट कैसा हो गया? इंटरेस्ट मतलब एक फिक्स्ड कैपिटल होगी, फिक्स्ड इंटरेस्ट हो गया जो अपने को देना पड़ेगा ही किसी भी हालत में, चाहे अपना प्रॉफिट हो या ना हो। मतलब ये किस टर्म से रिलेटेड है? डेट से रिलेटेड है। मतलब ये भी अपने को बताएगा कि कंपनी में डेट होना कितना होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब कि जो अपन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डेट के ऊपर जो अपन ने लिया हुआ है उसको वो कितना टाइम्स है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। मतलब जैसे अपन ने सब कुछ कमाया 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए कमाए, उसमें से इंटरेस्ट मान लो अपने को देना है 1,000 रुपये,
मान लो 10, ये हो गए 10 लाख हो गए, और अपा ने कमाए 1000 रुपये, तो ये कितना टाइम हो गया 1000 टाइम्स। मगर अपा मतलब अपा 1000 बार इंटरेस्ट दे सकते हैं जितना अपने के पास प्रॉफिट हुआ है। ठीक है सर, ये समझ आ गई बात। तो इससे इसका क्या लेना देना है, इससे इसका ये लेना देना है, मान लो अपना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 2000 रुपये, ठीक है, और अपना जो इंटरेस्ट है वो है मान लो 1000 रुपये, ये हो गया 2 टाइम्स। और पहले वो कितना टाइम था, मेरे ख्याल 1000 टाइम्स था वो। जिसका मतलब, इसका मतलब क्या है कि अपने को इसमें अपने को डेट कम लेना चाहिए, उसमें ज़्यादा लेना चाहिए। ऐसा क्यों सर? इसमें अपनी कैपेसिटी कम है, खाली मतलब 2 टाइम्स अपन दे सकते हैं, लेकिन उसमें अपनी कैपेसिटी कितनी थी 1000 टाइम्स। मतलब उस केस में अपन डेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और इसमें डेट को कम प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि अपना जो प्रॉफिट हुआ है वो बहुत कम है। ठीक है सर, ये बात में समझ आ गई। लेकिन सर एक बात समझाओ कि इसमें खाली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्यों लिया है? खाली अर्निंग बिफोर टैक्स क्यों नहीं लिया, अर्निंग आफ्टर टैक्स क्यों नहीं लिया, या अर्निंग बिफोर टैक्स जो भी सब कुछ जो आप वो बना सकते हो, क्या सिचुएशन बना सकते हो, उसके हिसाब से क्यों नहीं लिया? उसके हिसाब से क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब आप प्रॉफिट कमा लिया, सबसे पहले आप इंटरेस्ट ही देंगे, उससे पहले आप कोई भी एक्सपेंस इनकर नहीं कर सकते। जैसे कि प्रॉफिट अपन ने कमा लिया, सब कुछ दे दाके, मतलब जैसे डेप्रिसिएशन हो गया वगैरह वगैरह सब कुछ देके जो अपने को बचेगा उसमें से सबसे पहले अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसलिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स ही लिया। सर टैक्स से पहले क्यों नहीं लिया? टैक्स पहले से नहीं लिया क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो एक डिडक्टिबल एक्सपेंस है, जो अपन टैक्स में से जब अपन टैक्स पे करते हैं उसमें से अपन एक्सपेंस घटा सकते हैं, इसलिए टैक्स जो है वो इंटरेस्ट के बाद आएगा। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। अब इसको पढ़ा दीजिए, बच्चों पढ़ा देते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, it refers to the number of times company earning before interest and taxes cover the interest payment obligation। ये मैंने पढ़ाया था कि कितने टाइम्स अपा उस प्रॉफिट में जो अपन कमाए हैं कितने टाइम्स अपा वो इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। हाई आईसीआर मींस कंपनीज कैन हैव मोर ऑफ बोरोड फंड, ये भी समझा दिया मैंने आपको। सिक्योरिटीज वेयर एज लोअर आईसीआर मींस लो बोरोड फंड सिक्योरिटीज, जैसे इसमें पढ़ाया था, इसमें अपने पास 1000 बार अपन पे कर सकते थे तो उसमें अपन ज़्यादा डेट ले सकते थे, लेकिन दूसरे केस में अपन खाली 2 टाइम्स पे कर सकते थे, तो उसमें अपने को डेट कम लेना चाहिए। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। अब अगले फैक्टर पे चलिए, चलो बच्चों अगले फैक्टर पे चलते हैं। अब इसका एक बड़ा भाई आ गया डेट सर्विस कवरेज रेशो। सर इसका मतलब क्या है डेट सर्विस कवरेज रेशो का? अपने जब इंटरेस्ट कवरेज रेशो पढ़ी थी, इसमें अपन ने क्या निकाला था कि जो अपना प्रॉफिट हो रहा है उसमें से अपन इंटरेस्ट कितनी बार दे सकते हैं, मतलब डेट जो अपन ने लिया है उसका जो इंटरेस्ट की पेमेंट वो कितनी बार दे सकते हैं। लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं, डेट सर्विस कवरेज रेशो। क्या कहा था मैंने, इसका ये बड़ा भाई है, तो मतलब बड़ा भाई है तो इसको ज़्यादा नॉलेज होगी, इसको ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। ऐसे ही डीएससीआर में क्या है, डेट की कवरेज, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, मतलब इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या था, इंटरेस्ट को कवर करना प्रॉफिट के साथ, और डेट सर्विस कवरेज रेशियो में क्या है, डेट को भी कवर करना प्रॉफिट के साथ। तो मतलब सर क्या हुआ, जो अपना प्रॉफिट हुआ है उसमें से अपन इंटरेस्ट को भी कवर करेंगे और डेट को भी कवर करेंगे, और इसमें क्या आएगा, ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम मतलब जो इनकम सारे डायरेक्ट एक्सपेंस देने के बाद, डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे सर, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब अपने हो गए वेजेस एंड सैलरीज, अपना हो गया मशीन कोई वेजेस दिए अपने, या कोई इससे रिलेटेड जो भी आप डायरेक्ट एक्सपेंस, आपको पता ही क्या होती है डायरेक्ट एक्सपेंस, उसको पे करने के बाद जो भी अपना प्रॉफिट बचा है, मतलब कह सकते हो आप इसको एक तरह से जीपी कह सकते हो, कि जो प्रॉफिट है उसमें से कितनी बार अपन डेट और इंटरेस्ट को कवर कर सकते हैं। सर इसमें भी फिर वही होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जैसा, कि अगर इसका जैसे मान लो ये आ गया, एक केस में आ गया 1000 टाइम्स और एक में आ गया 200 टाइम्स, तो सर किस में डेट ज़्यादा लेना चाहिए, डेट ऑफ कोर्स 1000 टाइम्स में ज़्यादा लेना चाहिए और 200 टाइम्स में कम लेना चाहिए। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। फिर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ROI, इसको इसके घर का नाम है ROI। ROI मतलब जो अपन ने पैसे लगाए हैं, जैसे मान लो अपने पास टोटल किसी प्रोजेक्ट में अपन ने 50 लाख लगा दिए और अपन उसमें से 5 लाख कमा रहे हैं,
ठीक है। तो इसका क्या हो गया, अपना हो गया ये 10% अपा कमा रहे हैं, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपन ने 10% कमाया। और जो अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, मतलब सर रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जो अपन ने डेट लिया हुआ है उसके ऊपर अपने को जो ब्याज देना है वो मान लो 8% है। इसका मतलब सर क्या हुआ, ठीक है सर अपन डेट ले सकते हैं क्योंकि अपने पास जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है, तो इसमें डेट अपन ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा उल्टा हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो मान लो 10% है, लेकिन जो अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मान लो 12% है, तो इसमें अपने को डेट कम लेना चाहिए और इक्विटी ज़्यादा लेनी चाहिए। ठीक है सर, ये भी बहुत बढ़िया तरीके से बात समझ आ गई। अब इसमें से पढ़ाओ। Return on investment is another crucial factor which helps in deciding the capital structure. If return on investment is more than rate of interest, अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो कंपनी को डेट ज़्यादा लेना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में। अगर उल्टा है तो डेट कम लेना चाहिए। साफ साफ सा मतलब इसका ये है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया तरीके से हमें बात समझ आ गई। फिर आता है कॉस्ट ऑफ डेट। जैसे जैसे आप बढ़ोगे, तो जैसे आप बीकॉम वगैरह में जाओगे तो उसमें चैप्टर आता है कि कॉस्ट निकालनी पर्टिकुलर एक सोर्स है पर, जैसे फाइनेंस ले, जैसे कॉस्ट ऑफ डेट होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होंगे, अलग अलग ऐसे कॉस्ट निकालनी होती है, काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं। ऐसे ही सर मान लो कॉस्ट ऑफ डेट अपने को पड़ रही है 10% की और कॉस्ट ऑफ इक्विटी पड़ रही है अपने को 15% की। सर इक्विटी की तो कोई कॉस्ट होती नहीं, आपने कैसे लिख दिया 15%? बच्चों इक्विटी की कॉस्ट क्यों नहीं होती? सर माना सर आपकी बात कि डेट में कॉस्ट होती है क्योंकि अपने को रेगुलर इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी में तो कोई अपने को डिविडेंड या कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड भी जब मर्जी है जब देंगे, कोई फिर में 15% आपने क्यों लिखा? ऐसा नहीं है बच्चों। कभी बार जो कंपनी अपने पास रिटेन कर लेती है अर्निंग, उसको अगर कंपनी कहीं नहीं लगाती तो उसकी भी एक तरह से कंपनी को अपने पास पैसा रखना पड़ा। अगर वो कहीं लगाती तो उससे वहां से रिटर्न आता, तो एक तरीके से वो रिटर्न जा रहा है, तो उसमें इसको कॉस्ट को कहते हैं 15%। ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गई कि जो अपनी इक्विटी होती है उसकी भी कोई कॉस्ट होती है। और भी कॉस्ट होती है इक्विटी से रिलेटेड, जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट होगी, कोई अपा इशू करते हैं रजिस्ट्रार को देने पड़ते हैं, अंडर एक्टर्स को देने पड़ते हैं, उससे रिलेटेड कॉस्ट को अपन इसमें ऐड करेंगे। तो सर अगर मान लो कॉस्ट ऑफ डेट 5% है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है, तो अपने को क्या इशू करना चाहिए? ऑफ कोर्स अपने को डेट इशू करना चाहिए ज़्यादा। लेकिन अगर उल्टा है, कॉस्ट ऑफ डेट 10% है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 5% है, तो अपने को डेट कम करना चाहिए और इक्विटी ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है सर, यही बात समझ में आ गई, अब बुक में से पढ़ा दीजिए। Cost of debt. If firms can arrange borrowed funds at low rate of interest, then it will prefer more of debt as compared to equity. ठीक है सर, अब आता है अगला टैक्स रेट। सर टैक्स रेट का मतलब कि जो अपने इनकम कमाई है बिजनेस से उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ता है। ठीक है सर, ये बात तो बच्चों को पता है टैक्स क्या होता है। सर आप ये बताओ टैक्स रेट कैसे कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है? हाँ बच्चों, गुस्सा मत हो, जरूर बढ़ाते हैं। सर टैक्स रेट का मतलब क्या होता है कि इनकम का अमाउंट कम एक इनकम का अमाउंट जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। सर अगर टैक्स रेट ज़्यादा होएगा तो क्या होएगा और टैक्स रेट कम होएगा तो क्या होएगा? मान लो अपने 5 लाख कमाए, आपको पता है कि जो इंटरेस्ट है वो एक डिडक्टिबल एक्सपेंस है जो अपन इनकम कमाते हैं। ठीक है सर, ये बात तो पता ही है, हम 12th में हो गए, हमें सब पता है बच्चों। ठीक है, सब पता है, मुझे आपसे कम पता है, मान ली बात। चलो शुरू करते हैं। मान लो अपने 5 लाख रुपए कमाए, उसमें से अपने को 2 लाख इंटरेस्ट का एक्सपेंस हो गया और 3 लाख अपनी इनकम बच गई, जिसमें से अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो मान लो 20% टैक्स रेट है, तो 60,000 रुपये अपने टैक्स के हो गए। ठीक है सर, फर्स्ट सिचुएशन तो ये होगी। अब दूसरी सिचुएशन समझाओ। ये लेते हैं 5 लाख आपकी इनकम है, लेकिन इस बार जो आपका इंटरेस्ट है वो मान लो 4 लाख है। सर मान ली 4 लाख इंटरेस्ट है, तो अपने पास इनकम कम बच गई, तो 1 लाख पे अपने को 20% देना है, तो अपन इंटरेस्ट इनकम टैक्स कितना देंगे? 20,000। अब देखो इसमें अपन दे रहे थे 60,000 इनकम टैक्स और इसमें दे रहे थे 20,000, मतलब ज़्यादा अगर डेट बढ़ जाते हैं तो अपने को इनकम टैक्स कम देना पड़ता है। ऐसे ही अगर कंपनी ज़्यादा डेट लेगी तो उसको इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा, अगर डेट कम लेगी तो इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कंपनी को प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा कि ज़्यादा टैक्स दे या ना दे। अब पढ़ते हैं
High tax rate means debt cheaper as interest paid to debt security holders is subtracted from income before calculating tax, whereas company have to pay tax on dividend paid to shareholders। ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये काट ही दो क्योंकि अब नई अमेंडमेंट आ चुकी है जिसके अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है। सो हाई टैक्स रेट मीन्स प्रेफर डेट वेयर एज लो टैक्स रेट वी कैन प्रेफर इक्विटी एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। जो ये लाइन है इसको आप डिलीट कर देना। अगर आप इसको लिख के आओगे, अगर एग्जामिनर समझदार होगा तो मार्क्स काट लेगा, अगर पागल होगा तो अगर उसको अमेंडमेंट नहीं पता होगी तो वो आपको मार्क्स दे भी देगा। तो सबसे बढ़िया है कि आप ये लाइन लिखो ही ना। ठीक है सर, समझ आ गई। अब सर कोस्ट ऑफ इक्विटी, सर कोस्ट ऑफ इक्विटी अपन ने पढ़ा ही था इसमें जब अपन कोस्ट ऑफ डेट पढ़ रहे थे, इसके अंदर ही कोस्ट ऑफ इक्विटी का पॉइंट आ गया है, मैंने वहां भी समझा दिया था। अब आप खाली पढ़ा देता हूँ, अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। Another factor which helps in deciding capital structure is cost of equity. Owners or equity shareholders expect a return on their investment, that is earning per share. As far as debt is increasing earning per share, then we can include it in capital structure. But when EPS starts decreasing with inclusion of debt, then we must depend upon equity shares capital only. इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे डेट बढ़ती है अर्निंग पर शेयर एक बार तो बढ़ती है, लेकिन अगर जरूरत से ज़्यादा डेट बढ़ जाए जिसके कारण अपने को जो फाइनेंशियल रिस्क होता है वो बढ़ जाता है और आखिरी में जाके जो अपनी अर्निंग पर शेयर है वो भी कम हो जाती है। तो कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, क्या उससे अर्निंग पर शेयर कम तो नहीं हो रही है डेट ज़्यादा लेने से या कम लेने से। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। अब सर फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में था, ये फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में अपने फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ा था कि उसके लिए कमर्शियल पेपर अपन इशू करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट को मैनेज करने के लिए। सर इसमें बताओ कैपिटल स्ट्रक्चर में कैसे इफेक्ट करता है, बच्चों बता देता हूँ। जैसे जानते हो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, जब कंपनी अपने शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करती है उससे रिलेटेड कॉस्ट को फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। अगर ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट आती है तो कंपनी को इक्विटी कम लेना चाहिए और डेट ज़्यादा लेना चाहिए। अगर ऐसे इसका उल्टा लेते हैं, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट कम आती है तो इक्विटी ज़्यादा लेना चाहिए और डेट कम लेना चाहिए। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। अब आता है रिस्क कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है सर, जैसे आपको पता है कि जो डेट है उसमें एक फाइनेंशियल रिस्क का एलिमेंट होता है। इसका मतलब सर कि अगर आप इंटरेस्ट एक पीरियड तक नहीं देते तो जाके कंपनी को स्यू कर सकते हैं, और ऐसी इक्विटी में ऐसा कोई रूल नहीं होता कि जो इक्विटी होल्डर है वो जाके स्यू करे। तो कंपनी को एक फाइनेंशियल रिस्क का भी एलिमेंट होता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने से पहले कंपनी को वो भी देखना चाहिए। क्या है फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू पोजीशन व्हेन कंपनी इज अनेबल टू मीट इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस सच एज इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, पेमेंट टू क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं, लेकिन अगर उसको अगर 3 साल तक कभी कभार प्रेफरेंस डिविडेंड भी समझदार होते हैं, वो कभी कभार मना कर देते हैं कि नहीं चाहिए हमको, या कंपनी जब नहीं देती तो वो मान लेती कंपनी के पास लॉस है तो नहीं देती होगी। लेकिन अगर 3 साल तक प्रेफरेंस डिविडेंड को पैसे नहीं मिलते तो वो भी जाके कोर्ट में स्यू कर सकती है। इफ फर्म्स बिजनेस रिस्क इज लो देन इट कैन रेज मोर कैपिटल by issue of debt securities, whereas at the time of high business risks it should depend upon equity। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई हमको अच्छी तरह। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसको मैं यही समझा दूंगा, अलग से जाने की जरूरत नहीं है अगले पेज पर। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कहता है मरोड़ चाल, मतलब ऐसे कि कंपनी कितना खुल सकती है, कितना बेंड हो सकती है, उसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कंपनी के पास ज़्यादा डेट हो जाएगा तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी वो कम हो जाएगी। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि जो डेट देते हैं, जो मतलब जो एक तरह से क्रेडिटर्स होते हैं, वो कंपनी पे अपना हक जमाना शुरू कर देते हैं कि अगर मान लो कंपनी ने कभी इंटरेस्ट नहीं दिया तो उनको धमकी दे सकते हैं कि हमको स्यू कर रहे हैं, जिसके कारण जो कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कमज़ोर हो जाती है और कंपनी को क्रेडिटर्स के हिसाब से काम करना पड़ता है। कंट्रोल है वो भी इसके साथ ही कह सकते हैं, मतलब है कि अगर इक्विटी होल्डर्स होते हैं उसे कहा जाता है वो कंपनी के ओनर्स हैं, लेकिन जो डेट होल्डर्स होते हैं उनके पास कंपनी का कोई भी राइट नहीं हो सकता। मतलब जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं वो अपने वोट्स देते हैं, डायरेक्टर्स को चुनते हैं, डायरेक्टर्स को निकाल सकते हैं, लेकिन जो डेट ओनर्स होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वांट्स कंप्लीट कंट्रोल देन दे शुड प्रेफर डेट। मतलब अगर मान लो 10 शेयर होल्डर्स है और वो चाहते हैं कि हमारा ही कंट्रोल रहे तो उन्हें डेट पे जाना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि कंट्रोल बढ़ जाए तो वो इनको इक्विटी में जाना चाहिए। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क,
अगर आपको शेयर्स इशू करने हैं तो अपने पढ़ा था सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके वो 3 फंक्शंस करती है, उनके अकॉर्डिंग अपने को शेयर्स इशू करने होते हैं और जो वो कहते हैं हमें वो पालना करनी पड़ती है, जिसकी वजह से एक तरफ ये रहता है कि क्या पता सेबी मना भी कर दे कि शेयर्स इशू नहीं करने। तो इसका मतलब है कि डेट में जो एक तरह से कह सकते हो रेगुलेशंस कम होती है सेबी की, और अपन जब शेयर्स इशू करते हैं उसमें कि सेबी की रेगुलेशंस ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है स्टॉक मार्केट कंडीशंस। अगर मार्केट में बूम चल रहा है, बूम पीरियड है, तो हर इक्विटी होल्डर्स इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसकी वजह से अपने को इक्विटी ज़्यादा लेनी भी चाहिए। लेकिन अगर रिसेशन का पीरियड है, कंपनी सारी जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो रही है, तो इक्विटी होल्डर्स घबराते हैं कि क्या पता हमें डिविडेंड मिले भी ना मिले। इसमें पढ़ते हैं देर आर टू मेन कंडीशन फॉर मार्केट, दैट इज बूम कंडीशन और रिसेशन कंडीशन। ठीक है सर, ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड इन द मार्केट बिजनेस इज स्लो and investors also hesitate to risk, so at this time it is advisable to issue borrowed funds, क्योंकि उनको पैसे तो चाहिए, एक बात मानी। और इक्विटी होल्डर्स पैसे देने से कतराते भी है कि क्या पता कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए या हमारे पैसे दे भी ना पाए। तो अगर बूम का पीरियड है तो कंपनी को इक्विटी होल्डर्स के पास जाना चाहिए, और अगर रिसेशन या डिप्रेशन का पीरियड है तो कंपनी को डेट से पैसा लेना चाहिए। फिर है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। मान लो 2 तरह की कंपनी है, ए और बी, दोनों एक ही काम करती है। मान लो ये स्टील का करती है और ये भी स्टील का करती है। मान लो इनकी डेट और इक्विटी रेशियो 2:1 है, तो बी को भी 2:1 ही लेना चाहिए। लेकिन अगर बी इतनी सामर्थ्यवान नहीं है या इतनी कैपेबल नहीं है कि वो उसी कंपनी की तरह चल पाए या उनकी लॉस को फॉलो कर पाए, तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी उसके हिसाब से ही चले। ठीक है, सम कंपनीज फ्रेम देयर कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल नॉर्म्स, बट proper case must be taken as blindly following industrial norms may lead to financial risk। अगर उनको फॉलो करते रहेंगे क्या पता वो उनके पास फाइनेंशियल रिस्क को झेलने की इतनी कैपेबिलिटी हो और अपने पास ना हो। तो प्रॉपरली अपने को एनालाइज करना चाहिए और फिर अपने को डिसाइड करना चाहिए कितना डेट लेना चाहिए या कितना इक्विटी लेना चाहिए। ठीक है, इफ फर्म्स कैन नॉट अफोर्ड हाई रिस्क इट शुड नॉट रेज मोर डेट ओनली बिकॉज अदर फर्म्स आर रेजिंग। ये थे फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर कितना लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो भी अपने 14 एलिमेंट्स पढ़े हैं। हर कंपनी 14 एलिमेंट्स को देखती है और फिर देखती है कि अपने को कितना कैपिटल लेना चाहिए, कितना डेट लेना चाहिए और कितना इक्विटी लेना चाहिए। आज के लिए इतने बच्चों, अगले क्लास में मिलेंगे और अगले क्लास में क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे पहले तो इसकी एमसीक्यू और केस स्टडी और फिर पढ़ेंगे फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कंसेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड बाय बाय।